चले भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो सॉल्यूशंस का असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद आई एम बैक अगेन विथ वन मोर इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर क्लास 12th, दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बोर्ड्स में इस चैप्टर के आपके 9 मार्क्स हैं। 5 मार्क का क्वेश्चन अगेन डन, एंड देन वी हैव गॉट 4 मार्क्स, जिसमें कभी 3 मार्क का एक मार्क का एक, कभी 2 मार्क के 2 क्वेश्चंस। इस तरह से जो है डिफरेंट परमिटेशंस कॉम्बिनेशंस के साथ आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जहां तक इस चैप्टर की बात है बेटा, विद रिस्पेक्ट टू द जेके बोर्ड एग्जामिनेशन, तो इसमें हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं जहां से आपके सवाल आ सकते हैं बेटा, दैट इज गैल्वानिक सेल, और उसके साथ साथ जो है सॉल्ट ब्रिज और उसके फंक्शंस क्या क्या हैं। देन विल बी टॉकिंग अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वानिक सेल्स। आपको पता है कि गैल्वानिक सेल को रिप्रेजेंट करने का एक शॉर्टकट तरीका होता है, तो वो रिप्रेजेंटेशन आपको पूछा जाता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसके बारे में हमें चीजें पूछी जाती हैं। देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट पे ईएमएफ सीरीज या इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज जो हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हमारे पास है बेटा, इसकी एप्लीकेशंस के बारे में इंक्लूडिंग हम बात करेंगे। देन नॉर्नेस्ट इक्वेशन की इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, जिसमें नॉर्नेस्ट इक्वेशन को यूज करके पर्टिकुलरली आप कैसे जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, या सेल पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, या नॉर्नेस्ट इक्वेशन को यूज करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकाला जा सकता है। विल बी टॉकिंग अबाउट दैट पार्ट। Then we have got the other one, that's conductance measurements, जिसमें आपके पास बेटा स्पेसिफिक conductance, equivalent conductance, molar conductance, right? तो इस जैसी टर्म्स जो हैं इनकी मैथमेटिकल रिलेशंस, और उसके बाद इन्हीं कंडक्टेंस मेजरमेंट्स पे डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट रहता है बेटा, तो उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। एंड बट द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट विल बी एंडिंग विथ, दैट्स कोलराशेस लॉ, और उसकी लिमिटेशंस क्या है। उसके अलावा करोजन को आप दिमाग से ना निकालें, करोजन इज गोइंग टू बी की। एंड इन द मीन टाइम प्राइमरी सेल्स और सेकेंडरी सेल्स में 2-3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस, उस पर आप नजर रखिएगा। और जो भी आपके पास सेकेंडरी सेल्स हैं उनमें लेड स्टोरेज बैटरी जो है बेटा, उसकी रिएक्शंस पे आप थोड़ी सी नजर मारिए, ठीक है। और इसको नजर मारे बगैर आप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाएंगे। लेट्स गेट गोइंग विद द फर्स्ट वन, दैट इज एक्चुअली द गैल्वानिक सेल, और उसके साथ साथ सॉल्ट ब्रिज और उसकी फंक्शंस क्या है। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन फर्स्ट। आपको पता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो चीज हम स्टडी करते हैं, इट इज अबाउट द इंटरकन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जीज। और जहां तक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की बात है, ये वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो इन इंटरकन्वर्शंस में हम यूज करते हैं। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स 2 तरह की होती हैं। वन इज कॉल्ड एज द गैल्वानिक सेल and the other is called as the electrolytic cell. गैल्वानिक सेल में जो केमिकल एनर्जी होती है, that is being converted into electrical energy, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो केमिकल एनर्जी है, that is being converted into जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, that is being converted into chemical energy. फाइन। अब जहां तक गैल्वानिक सेल्स की बात है, इसमें आपने क्लास में 2-3 डेफिनेशंस पढ़ी हुई हैं कि जो आपके पास गैल्वानिक सेल है, उसमें फ्री एनर्जी ऑफ ए स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन को कन्वर्ट किया जाता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो भी आप लिख सकते हैं, या सीधा और शॉर्टकट लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि आपको 1 मार्क का सवाल आता है ये, व्हाट इज ए गैल्वानिक सेल या डिफाइन गैल्वानिक सेल। तो योर 1 लाइन आंसर हैज टू बी, it is an instrument that converts the chemical energy into the electrical energy. It is an instrument that converts the chemical energy into the electrical energy. जो वो second definition मैंने बताई, free energy of a spontaneous redox reaction into electrical energy, आप लिखें, बहुत अच्छा, एग्जामिनर खुश होगा। लेकिन अगर आप नहीं लिखेंगे, ये पार्ट आप लिख दीजिएगा बेटा जरूर, this will fetch you 1 mark, definition of galvanic cell, ठीक है। उसके बाद जो है, इस गैल्वानिक सेल के हमारे पास बहुत सारी गैल्वानिक सेल की एग्जाम्पल्स हैं। जैसे ड्राई सेल की आप बात करेंगे, लेड स्टोरेज बैटरी की बात करेंगे, मर्करी सेल की बात करेंगे, इसी तरह से हम डेनियल सेल की बात करते हैं। लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल इन गैल्वानिक सेल्स का बनता है, वो आपको पता है, दैट्स डेनियल सेल, जिसको आप जिंक कॉपर सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो दूसरी चीज जो है, आपको जिस सेल के बारे में बेटा सवाल पूछा जाएगा, डेनियल सेल, या जिसको हम जिंक कॉपर सेल के नाम से जानते हैं, इसके बारे में जिगर आपको सवाल पूछा जाता है, ठीक है, डेनियल सेल। और इसमें आपके पास जो है 3 इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स रहेंगे।
सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट, और ये तीनों बिल्कुल अलग अलग आपने बोर्ड एग्जाम में पेपर में लिखना है। उसके बाद जो है इसका वर्किंग पार्ट, ठीक है, और उसके बाद वर्किंग पार्ट के बाद जो है, जो इसमें मैंने मेंशन किया है सॉल्ट ब्रिज जो है, इसकी फंक्शंस वगैरह क्या है। तो ये इसमें 3 चीजें जो है बेटा आप मेंशन करेंगे, ठीक है। दैट इज अबाउट द डेनियल सेल। अब सबसे पहले जब आप कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो कंस्ट्रक्शन में यू आर गोइंग टू राइट कि एक डेनियल सेल जो है, या जिसको आप जिंक कॉपर सेल के नाम से जानते हैं, इट्स मेड अप ऑफ 2 सेपरेट कंटेनर्स जो कि खुद नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के बने होते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, जैसे गिलास हो गया, जैसे वुड हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो है, जो लेफ्ट साइड आपने कंटेनर प्लेस कर दिया है, इस लेफ्ट साइड वाले कंटेनर को आपने फिल करना है विथ ए सोल्यूशन ऑफ 1 मोलर जिंक सल्फेट, राइट। ये आपके पास जो है बेटा 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन, और जो आपके पास राइट साइड वाला कंटेनर है, इसमें आपने फिल करना है 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद 1 मोलर जिंक सल्फेट में आप जिंक रॉड जो है उसको बेटा डिप करेंगे, ठीक है, पार्शली, और यहां से आपके पास कॉपर रॉड जो है इसको आप डिप करेंगे पार्शली, ठीक है। उसके बाद जो ये 2 आपके पास अब डिजाइन्स आ गए बेटा, जिंक रॉड इन कांटेक्ट विथ 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, इसको आप जिंक इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं, जिंक हाफ सेल भी कह सकते हैं, एंड कॉपर रॉड इन कांटेक्ट विथ 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसको कॉपर इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं, कॉपर हाफ सेल भी कह सकते हैं। अब ये जो 2 इलेक्ट्रोड्स या 2 हाफ सेल्स हैं, इनको आपस में कनेक्ट किया जाता है, और इनको कनेक्ट करने के लिए बेटा 2 तरह के कनेक्शंस लगाए जाते हैं। एक, one is through the external wire via galvanometer, right, and the other that is the internal current that is actually through an inverted U-shaped tube, internal connection that is through the inverted U-shaped tube, what we actually call as the salt bridge, right। यहां पे आपका कंस्ट्रक्शन पार्ट जो है बेटा वो कंप्लीट हो गया। आपको बस इतना लिखना है, ए गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल इज मेड अप ऑफ 2 हाफ सेल्स, 1 containing zinc rod in 1 molar zinc sulfate solution and the other containing copper rod in 1 molar copper sulfate solution. The 2 half cells are externally connected by means of a conducting wire via galvanometer, while internally they are connected to each other by means of an inverted U-shaped tube called as salt bridge. That's it. यहाँ पे आपका construction part जो है बेटा वो complete हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है आपका दूसरा part बनता है, that's working, कि अब इसकी वर्किंग कैसे लिखी जाए। वर्किंग के दौरान आपने क्या मेंशन करना है वो देखिए। वर्किंग फेज में जब आप इन 2 इलेक्ट्रोड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो गैल्वानोमीटर की नीडल जो है बेटा वो डिफ्लेक्ट हो जाती है टुवर्ड्स लेफ्ट। नॉर्मली गैल्वानोमीटर नीडल आप ऐसे मान लीजिए, इट गेट्स डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट, जो कि इंडिकेट करता है दैट दिस इज एक्चुअली द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। और अगर करंट आपको यहां से यहां चलती है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है बेटा दैट इज गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट। सो दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम जिंक रॉड टुवर्ड्स द कॉपर रॉड। तो वर्किंग फेज जब आप शुरू करेंगे तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, व्हेन द 2 हाफ सेल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर द गैल्वानोमीटर नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, इंडिकेटिंग दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम जिंक रॉड टू कॉपर रॉड, फाइन। उसके बाद अब मसला ये आता है बेटा कि ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आए कहां से। तो उसके बाद आप सेकेंड पार्ट लिखेंगे कि वर्किंग फेज के दौरान एक ऑब्जर्वेशन ये भी रहती है कि ये जो जिंक रॉड आपके पास है इसका वजन धीरे धीरे करके कम हो जाता है, ठीक है, इसका वजन धीरे धीरे करके कम हो जाता है। जबकि जो कॉपर रॉड है इसका वजन धीरे धीरे करके बढ़ जाता है, ठीक है, इसके ऊपर कुछ डिपोजिशन आ जाता है, जो भी है, तो इसके ऊपर जो है इसका वजन जो है कॉपर रॉड का इंक्रीज हो जाता है। और तीसरी चीज जो यहां पे वर्किंग फेज के दौरान होती है कि ये जो आपके पास 1 मोलर जिंक सल्फेट था, इसमें आपके पास 1 मोलर जिंक 2 पॉजिटिव भी था, इसमें आपके पास 1 मोलर SO4 2 नेगेटिव भी था। लेकिन वर्किंग फेज के दौरान यहां पे जो जिंक 2 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 मोलर से ज्यादा हो जाता है,
जबकि जो आपके पास राइट साइड की हाफ सेल है वहां पे 1 मोलर कॉपर सल्फेट था, जिसका मतलब ये हुआ वहां पे 1 मोलर कॉपर 2 पॉजिटिव भी है, वहां पे 1 मोलर SO4 2 नेगेटिव भी है। अब 1 मोलर कॉपर 2 पॉजिटिव राइट एट द बिगिनिंग था, लेकिन वर्किंग फेज के दौरान इट्स फाउंड कि वहां पे जो कॉपर 2 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन है दैट डिक्रीजेस, जबकि जो SO4 2 नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन है ये दोनों साइड से बेटा इसमें कोई चेंज नहीं आया। ये 3 ऑब्जर्वेशंस हमारे पास आई। गैल्वानोमीटर नीडल डिफ्लेक्ट हुई टुवर्ड्स लेफ्ट। दूसरी बात, जिंक रॉड का मास कम होता चला गया, कॉपर रॉड का मास बढ़ता चला गया। और तीसरी बात कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव है वो इंक्रीज हो गया एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव जो है वो डिक्रीज हो गया। अब वर्किंग फेज के दौरान ये 3 आपके पास ऑब्जर्वेशंस रहेंगी, ठीक है। तो वर्किंग फेज में आप मेंशन करेंगे बेटा व्हेन द 2 हाफ सेल्स आर कनेक्टेड थ्रू द एक्सटर्नल वायर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर मेड। नंबर 1 गैल्वानोमीटर नीडल का, नंबर 2 जिंक और कॉपर रॉड के मैसेस का, नंबर 3 जिंक 2 पॉजिटिव कॉपर 2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशंस का। डन। उसके बाद जो है आप इन तीनों ऑब्जर्वेशंस की एक्सप्लेनेशन मेंशन करोगे कि उसके बाद आप लिखेंगे बेटा एक्सप्लेनेशन टू ऑब्जर्वेशंस, राइट। अब एक्सप्लेनेशन में आप क्या कोट करेंगे, यू विल राइट दैट galvanometer deflection of the galvanometer needle towards left indicates that direction of flow of electrons is from zinc rod towards the copper rod. उसके बाद दूसरा पॉइंट आप मेंशन करोगे, it means zinc is losing the electrons and copper is gaining the electrons. उसके बाद ये मेंशन करोगे क्योंकि जिस टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं उसको बेटा कहा जाता है एनोड, राइट, एनोड। और जिस टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं उसको हम कहते हैं कैथोड। तो कॉपर जो है ये आपके पास कैथोड आ गया। चूंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर साइड, सो वी असाइन दिस एज पॉजिटिव चार्ज। एंड यहां पे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं बेटा, सो वी कंसीडर इट टू बी इलेक्ट्रॉन रिच साइड और हम इसको नेगेटिव चार्ज असाइन करते हैं। तो ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड आपके पास है इसको आप एनोड कहते हैं, जहां पे ऑक्सीडेशन हुई, और यहां पे आपके पास बेटा रिडक्शन हुई। उसके बाद ये देखना है किसकी ऑक्सीडेशन हुई किसकी रिडक्शन हुई, ठीक है। तो चूंकि जिंक का वजन कम हो गया, जिंक सॉलिड रॉड जो है इसका वजन कम हो गया, वो तभी मुमकिन होगा जब ये जिंक ऑक्सीडाइज होकर जिंक 2 पॉजिटिव बनाएगा और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेगा और वही इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल वायर के थ्रू आपके दूसरे टर्मिनल पे पहुंच जाते हैं। जबकि जिस जिंक एटम ने अपने आप को जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट किया वो असल में सॉल्यूशन में जाता है और जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए वो एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू दूसरे टर्मिनल पे पहुंच गए। अब चूंकि यहां पे जिंक रॉड ऑक्सीडाइज हो जाती है तो इस वजह से जिंक का एक एक एटम रॉड से निकल के सॉल्यूशन का हिस्सा बनता है, सॉल्यूशन में चला जाता है। क्योंकि कोई भी आयन जो है बेटा वो इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिटेड फॉर्म में नहीं रहता, बल्कि हर एक आयन जो है वो सॉल्यूशन में ही रहना पसंद करता है, वो सॉल्यूशन में ही हमेशा रहता है। अब जो आयन्स यहां पे जिंक 2 पॉजिटिव के प्रोड्यूस हुए वो सॉल्यूशन में चले गए, उसकी वजह से जिंक 2 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन जो है बेटा वो रेज हो जाएगा। इन द मीन टाइम जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से जिंक रॉड से निकले थे टुवर्ड्स कॉपर रॉड, सॉल्यूशन में जो Cu2 पॉजिटिव आयंस 1 मोलर मौजूद थे, तो वो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे पहुंचने के बाद सॉल्यूशन में से Cu2 पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हैं। तो Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद कॉपर बनाते हैं, कॉपर एटम्स बनाते हैं, और जो कॉपर न्यूट्रल एटम्स मेटल के होते हैं बेटा, दे आर नाउ द न्यूट्रल एटम्स, दे जस्ट गेट डिपॉजिटेड एट द कॉपर इलेक्ट्रोड, दे जस्ट गेट एडेड टू द कॉपर इलेक्ट्रोड, जिसकी वजह से इस कॉपर रॉड का मास जो है बेटा वो इंक्रीज हो जाता है और सोल्यूशन से ही चूंकि Cu2 पॉजिटिव निकल के यहां पे रिड्यूस होकर डिपॉजिट हो गया, तो इस वजह से Cu2 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो यहां पे डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इन द मीन टाइम आप इसको मेंशन करेंगे दिस इज एट एनोड, राइट, क्योंकि यहां पे ऑक्सीडेशन हो गया, और यहां पे ब्रैकेट में आप लिखेंगे बेटा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन OHR। और ये वाली रिएक्शन कहां पे हुई, क्योंकि जिस टर्मिनल पे रिडक्शन होती है उसको कैथोड कहते हैं। सो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए तो रिडक्शन हो गया, और जिस टर्मिनल पे रिडक्शन हो गया बेटा उसको कैथोड कहते हैं, और इसको हम कहते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन।
उसके बाद जो है आपने दो हाफ रिएक्शंस को ऐड करके नेट हाफ रिएक्शन को लिखना पड़ेगा। सो यू आर गोइंग टू राइट द लास्ट वन। जब आप दो हाफ रिएक्शंस को ऐड करेंगे, रिएक्टेंट को रिएक्टेंट के साथ ऐड किया जाता है, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट के साथ ऐड किया जाएगा। इट विल बी जिंक प्लस वी हैव Cu2 positive which was the part of aqueous solution. Zinc gets converted to Zinc2 positive and it moves into the solution, while Cu2 positive which was the part of solution, it gets deposited as copper solid on the copper rod, right? That's all about the working part that you need to mention. उसके बाद जो है आपको सॉल्ट ब्रिज के बारे में मेंशन करना है, ठीक है। और यहां पे मेंशन करना बेटा कि इस सेल का जो सेल ईएमएफ होता है दैट इज 1.5 वोल्ट, बस उसका अपने ख्याल रख, 1.1 वोल्ट रादर 1.1 वोल्ट। ओके जी। उसके बाद जो है आपको सॉल्ट ब्रिज मेंशन करना है, सॉल्ट ब्रिज है क्या, ठीक है। तो ये जो आपके पास दो हाफ सेल्स थी, इन दो हाफ सेल्स के बीच में आपने यहां पे एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब को प्लेस कर दिया, जिसको आप सॉल्ट ब्रिज के नाम से जानते हैं। ये सॉल्ट ब्रिज जो हुआ करता है, इट इज एक्चुअली एन इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब, राइट। इट इज एन इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब, फाइन, जिसमें सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हुआ करता है। इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब जिसमें सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हुआ करता है, और वो इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन जो है दैट कैन बी ईदर पोटेशियम नाइट्रेट और दैट कैन बी पोटेशियम क्लोराइड और दैट कैन बी अमोनियम नाइट्रेट और दैट कैन बी अमोनियम क्लोराइड। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि सॉल्ट ब्रिज में किस इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल हो सकता है। तो ये चार एग्जांपल्स याद रखिएगा, इन्हीं में से कोई ना कोई आपके पास आंसर में होगा, ठीक है। तो ये चार इलेक्ट्रोलाइट्स का एक सोल्यूशन बनाया जाता है इन ए हाईली विस्कस सॉल्वेंट, ठीक है। ये चार में से किसी भी एक इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन बनाया जाता है इन ए हाईली विस्कस सॉल्वेंट, राइट। हाईली विस्कस सॉल्वेंट यानी कि जिस सॉल्वेंट की विस्कोसिटी बहुत ज्यादा हो, जैसे आपके पास ग्लिसरीन जो है ना बहुत गाढ़ा होता है, उसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है, उससे भी ज्यादा विस्कस आपने लेना है। जैसे आपका जेल हो गया, जैसे आपका जिलेटिन हो गया, जैसे आपके पास अगार अगार हो गया, ठीक है। ये सारे जो है बेटा काफी विस्कस सॉल्वेंट्स होते हैं। इनमें से किसी एक सॉल्वेंट के साथ इनमें से किसी एक इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन बना दिया जाता है और उसको बेटा लोड किया जाता है इन दिस इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब, जिसको आपने सॉल्ट ब्रिज का नाम दिया। ये हो गया कि सॉल्ट ब्रिज है क्या। और उसके बाद इसकी जो ये ओपनिंग्स होती हैं, इनको पार्टली टैप किया जाता है विद द कॉटन वूल, या जिसको हम गिलास वूल भी ले सकते हैं। तो इसको पार्टली टैप किया जाता है ताकि सॉल्यूशन जो है वो फ्लो ना करे इनटू द टू हाफ सेल्स, ठीक है बेटा। अब इन द मीन टाइम ये जो लेफ्ट वाली हाफ सेल है जिसमें ऑक्सीडेशन हो गया था, इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहते हैं, और जो राइट वाली है जिसमें रिडक्शन हो गया था, इसको रिडक्शन हाफ सेल के नाम से जानते हैं। अब जब आपने बेटा सॉल्ट ब्रिज की बात की तो आपने इसका कंस्ट्रक्शन लिख दिया कि सॉल्ट ब्रिज किसका बना होता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास इसके फंक्शंस आते हैं कि सॉल्ट ब्रिज का रोल क्या रहता है, ठीक है। अब ये जो सॉल्ट ब्रिज है इसके फंक्शंस हमारे पास क्या क्या हैं वो आप देख लीजिएगा। फंक्शंस, सबसे पहली बात जो है इट कंप्लीट्स द सेल सर्किट, क्योंकि कोई भी चीज जो आपके बेटा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल्स को आपस में कनेक्ट करे, हम कहते हैं कि ये सेल सर्किट कंप्लीट करता है। इट कंप्लीट्स द सेल सर्किट, इट कंप्लीट्स द सेल सर्किट, नंबर वन। नंबर टू इज दैट सेल सर्किट कंप्लीट करने के साथ साथ ये और क्या करता है वो आप देख लीजिएगा। अगर हम अपनी इस पर्टिकुलर डायग्राम में वापस जाएंगे, क्योंकि यहां पे ऑक्सीडेशन से Zinc2 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता था, जिस वजह से सोल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो रही थी। दिस सोल्यूशन वाज बिकमिंग रिच इन पॉजिटिव चार्ज, एंड यू नो जितना किसी सिस्टम में नेट चार्ज ज्यादा डेवलप होता है उतना उस सिस्टम में जो है स्टेबिलिटी कम हो जाती है। और ये वाला साइड जो है यहां पे कॉपर 2 पॉजिटिव के डिपोजिशन की वजह से Cu2 पॉजिटिव के रिडक्शन के बाद यहां पे SO4 2 नेगेटिव ज्यादा बचता था, जिस वजह से दिस साइड स्टार्टेड डेवलपिंग नेट नेगेटिव चार्ज। यहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने की वजह से यहां पे जो आपके पास है जिंक रॉड बेटा, इसके अराउंड पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन होता था, पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन होता था।
यहां पे एक्सेस नेगेटिव चार्ज डेवलप होने की वजह से यहां पे इस कॉपर रॉड के अराउंड जो है नेगेटिवली चार्जड आयंस का एक शील्ड बनता है, जिसकी वजह से और जिंक टू पॉजिटिव में कन्वर्ट होना बहुत मुश्किल होता था, बिकॉज दैट वुड एड मोर पॉजिटिव चार्ज टू द सॉल्यूशन। इन द मीन टाइम यहां पे कॉपर जब इस इलेक्ट्रोड के अराउंड नेगेटिवली चार्जड आयंस का शील्ड बन गया तो वो भी और Cu2 पॉजिटिव को यहां जाने नहीं देंगे, क्योंकि उसकी वजह से सॉल्यूशन विल डेवलप मोर नेगेटिव चार्ज। एंड इन द मीन टाइम अपनी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, दोनों साइड्स अपनी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए ये वाला साइड सॉल्ट ब्रिज में से सिलेक्टिवली नेगेटिवली चार्जड आयंस को अट्रैक्ट करता है, यानी कि एनायंस मूव टू द एनोडिक सॉल्यूशन, और यहां पे जो एक्सेस पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ था ये उसको न्यूट्रलाइज करेगा। और यहां पे जो ये वाला साइड है विच हैज डेवलप नेट नेगेटिव चार्ज, ये सॉल्ट ब्रिज में से अट्रैक्ट करता है बेटा पॉजिटिवली चार्जड आयंस को, ताकि वो नेगेटिव चार्ज यहां पे न्यूट्रलाइज हो जाए। इस तरह से आपका सॉल्ट ब्रिज जो है ये सप्लाई करता है एनायंस टू द एनोडिक सॉल्यूशन एंड कैटायंस टू द कैथोडिक सॉल्यूशन, ताकि दोनों साइड की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन हो पाए। और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होने से दोनों साइड जो है इंटरनली अपनी स्टेबलाइजेशन अटेन कर पाते हैं, एंड इन द मीन टाइम इस इलेक्ट्रोड का फिर से इलेक्ट्रॉन्स लूज करना आसान होता है, इस इलेक्ट्रोड का फिर से इलेक्ट्रॉन्स गेन करना आसान हो जाता है। इस तरह से आपकी सेल जो है बेटा उसकी एफिकेसी इंक्रीज हो जाती है। तो सेकेंड रोल जो आपका यहां पे बनता है वो ये, it maintains the electrical neutrality। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन आपका सॉल्ट ब्रिज पे अलग से आता है, लेकिन अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आ गया तो आपको ये सारी चीजें जो है इसमें मेंशन करनी पड़ेंगी। सो इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। बाकी अगर आप लिखना चाहें बाय सप्लाइंग एनायंस टू एनोडिक सॉल्यूशन, कैटायंस टू कैथोडिक सॉल्यूशन, ज्यादा अच्छा है। उसके बाद जो इसका तीसरा फंक्शन है बेटा, that is it eliminates the problem of liquid junction potential, the problem of liquid junction potential, it eliminates the problem of liquid junction potential, right? तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो है ये असल में डेनियल सेल से पहले वाला जो डिजाइन डेनियल सेल का था उसमें ये प्रॉब्लम हुआ करती थी, लेकिन जब आपने इसमें सॉल्ट ब्रिज लगा दिया ये वाली प्रॉब्लम जो है एलिमिनेट हुई। लेकिन अब अगर इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे उसमें 10-15 मिनट जो है वो फजूल में जाएंगे, जबकि एग्जामिनेशन में आपको ये एक एप्लीकेशन एज नेम लिखना है, इट एलिमिनेट्स द प्रॉब्लम ऑफ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, राइट। तो सॉल्ट ब्रिज आपने देखा इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब था कंटेनिंग द सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन ए हाईली विस्कस सॉल्वेंट। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल कौन कौन से हो सकते हैं, सॉल्वेंट आप कौन कौन से ले सकते हैं मैंने बता दिया, वो चीज आप मेंशन करोगे। और उसके बाद जो है बेटा आप उसकी फंक्शंस मेंशन करोगे। 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपके पास हैं, सेल सर्किट इंटरनली कंप्लीट करता है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है दोनों हाफ सेल्स में, और तीसरी बात जो है बेटा ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की प्रॉब्लम को एलिमिनेट करता है। बाकी कैसे करता है उसके बारे में इस वक्त जो है बात करना मुनासिब नहीं है, क्लास में इसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। उसके बाद जो है सॉल्ट ब्रिज यहां पे आपका कंप्लीट हो गया। सो दैट कंप्लीट्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन, और इसमें आपके पास जो है 5 मार्क आते हैं आराम से, ठीक है। और ये आपको पूरे 5 मार्क्स देगा। और गैल्वानिक सेल एक ऐसा सवाल है जो तकरीबन हर साल आता रहा है, ऑलमोस्ट एवरी ईयर। डोंट एवर मिस दिस क्वेश्चन। इन्हीं 5-6 चीजें जो मैंने आपको बता दी बेटा बस ये लिखनी है। उसके बाद जो है आई विल बी टॉकिंग अबाउट द सेकेंड वन नाउ। लेट अस गो बैक टू आवर स्लाइड नंबर 2, that is representation of the galvanic cells। अब जो galvanic cells होती हैं इनकी representation क्या है, आपको सिर्फ बोर्ड में एक सेल की representation पूछी जाएगी, that's Daniell cell, right? So I'll say representation of Daniell cell। याद रखिएगा इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लिखना है एनोड का नाम। एनोड आपके पास जिंक है, और उसके साथ साथ उसका फिजिकल स्टेट आपने लिखना है स्मॉल ब्रेसेस में, दैट इज योर सॉलिड। उसके बाद एक वर्टिकल लाइन, ठीक है। उसके बाद आप मेंशन करोगे बेटा जिस इलेक्ट्रोलाइट में आप इसको डिसॉल्व कर चुके हैं, क्योंकि डिप कर चुके हैं, आपने जिंक रॉड को डिप किया था इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है वो मेंशन करनी पड़ती है। उसके बाद जो है आपको 2 पैरेलल वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करने पड़ते हैं,
और ये दो पैरेलल वर्टिकल लाइन जो है सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करते हैं, जो दो हाफ सेल्स के बीच में होता है। और उसके बाद जो आपके पास दूसरी हाफ सेल है ऑन द राइट हैंड साइड, उसका पहले इलेक्ट्रोलाइट लिखना पड़ता है, दैट इज कॉपर सल्फेट विच इज 1 मोलर। और उसके बाद इस 1 मोलर कॉपर सल्फेट में आपने किस इलेक्ट्रोड को डिप किया था, इट वाज कॉपर रॉड। फाइन, तो कॉपर रॉड इन कॉपर सल्फेट एंड जिंक रॉड इन जिंक सल्फेट। ये वाला साइड जो आपने लेफ्ट साइड से लिखा बेटा, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और राइट साइड जो है इसको हम कहते हैं रिडक्शन हाफ सेल। ये आपके पास बेटा कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन होता है डेनियल सेल का, ठीक है। सो पहले एनोड, उसके बाद एनोडिक सोल्यूशन, फिर सॉल्ट ब्रिज, उसके बाद कैथोडिक सोल्यूशन, उसके बाद कैथोड। सीक्वेंस याद रखनी है, एनोड एनोडिक सोल्यूशन, कैथोडिक सोल्यूशन, कैथोड, ठीक है। या ऐसे एनोड ऑन द एक्सट्रीम राइट, कैथोड ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, यहां एनोडिक सोल्यूशन, यहां बीच में कैथोडिक सोल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से जो है उन दोनों के बीच में दो पैरेलल वर्टिकल लाइन सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम बेटा कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गैल्वेनिक सेल्स। खास तौर पर आपको एक सेल के बारे में पूछा जाएगा, दैट इज डेनियल सेल, ठीक है। तो ये बात भी हमारे सामने आ गई। उसके बाद जो है हम आगे बात करेंगे जहां से आपका क्वेश्चन आता है बेटा, दैट इज अबाउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या है। अगेन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है इसके असल में दो अलग अलग डायमेंशंस हैं। एक इसका कॉन्सेप्ट पार्ट, लेकिन वो कॉन्सेप्ट पार्ट इतना लंबा जाता है कि उसको क्लास में नॉर्मली 20-25 मिनट डिस्कस करने में लगते हैं, लेकिन यहाँ पे टाइम की किल्लत की वजह से आपको सिर्फ उतना बता दिया जाएगा जितना आपने बोर्ड में लिखना है, ठीक है। तो बोर्ड में आप क्या लिखेंगे बेटा, वो याद रखिएगा कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोड की बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी मेटल रॉड को डिप किया है in the solution of its own ions, right? Mn पॉजिटिव आयंस के सॉल्यूशन में आपने इस मेटल रॉड को डिप किया है। जब भी आप किसी भी सबस्टेंस की दो डिफरेंट फॉर्म्स, एक ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, एक रिड्यूस्ड फॉर्म, एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं, इस कॉम्बिनेशन को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। तो यहां पे जब आपका मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Mn पॉजिटिव बनाएगा, तो इसको मैं ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म कहूंगा। और Mn पॉजिटिव जब इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, यानी कि इसकी रिडक्शन हो जाएगी, तो रिडक्शन के बाद वाली फॉर्म जो बनती है इसको आप रिड्यूस्ड फॉर्म कहते हैं। और जब तक न किसी स्पीशीज की अपनी ऑक्सीडाइज्ड और अपनी रिड्यूस्ड फॉर्म्स एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना हो, तब तक उस कॉम्बिनेशन को इलेक्ट्रोड नहीं कहा जा सकता। So you can have a zinc rod in your hand and you will say I have got zinc electrode. Absolutely wrong. Until this zinc rod is in contact with its own zinc 2 positive ions. आपके हाथ में कॉपर रॉड है और आप इसको खाली कॉपर रॉड को आप कहेंगे मेरे पास कॉपर इलेक्ट्रोड है, नो। जब तक ना ये कॉपर रॉड अपने ही आयन Cu2 पॉजिटिव या Cu पॉजिटिव आयंस के कांटेक्ट में हो, ठीक है। बहरहाल तो ये ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड फॉर्म जो है बेटा, इस कॉम्बिनेशन को हम इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं, या इसको रेडॉक्स कपल भी कहा जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रोड आपके पास है, इसमें ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म जो है, इसकी वजह से टेंडेंसी होती है टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करके ये वाली फॉर्म बना सकती है, और ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करके ये वाली फॉर्म बना सकती है। सो रिड्यूस्ड फॉर्म जो है इट हैज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म जो है इट हैज द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स। सो अब अगर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म की वजह से इसमें टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, रिड्यूस्ड फॉर्म की वजह से इस इलेक्ट्रोड में टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, सो दैट मींस दिस इलेक्ट्रोड हैज गॉट बोथ द टेंडेंसीज टू लूज एज वेल एज टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स। द प्रॉपर्टी दैट मेजर्स द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड either to lose or to gain the electrons, उस प्रॉपर्टी को बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है by definition, right? So it is the property that measures the tendency of an electrode either to lose or to gain the electrons, उसको बेटा हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है E से। अब ये तो हमारे पास दो तरह का होता है, जो अगर आप मेजर करते हैं टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स, उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं, लिखते हैं E सबस्क्रिप्ट OX, या फिर आप इसको लिख सकते हैं बेटा E M/Mn पॉजिटिव, बिकॉज यहां पे M जब Mn पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा तो इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन कहते हैं और इसके पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहा जाएगा।
और दूसरा, चूंकि इसी इलेक्ट्रोड में टेंडेंसी है टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो, इफ आई मेजर द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। और रिडक्शन पोटेंशियल या तो आप ई रेड लिखते हैं या तो आप लिख सकते हैं बेटा ई ऑफ Mn पॉजिटिव M, राइट। सो दिस इज योर रिडक्शन पोटेंशियल एंड दिस वन इज योर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और जहां तक रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स की बात है, एक एलिमेंट या एक स्पीशीज का जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल्स होते हैं, दे आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर बट दे हैव जस्ट गॉट द ऑपोजिट साइन, विच मीन्स दैट कि अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा पॉजिटिव है तो उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा बेटा वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होगा। बहुत ज्यादा पॉजिटिव का मतलब यह है कि अगर उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, बहुत ज्यादा नेगेटिव का मतलब होता है कि उसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन पोटेंशियल लो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम, तो इन दोनों के बीच में हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप रहती है। चूंकि ये दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स एक इलेक्ट्रोड के लिए इनका मैग्नीट्यूड बराबर बराबर होता है, तो इस वजह से आप दो में से कोई एक का वैल्यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो ऑक्सीडेशन का खाली या तो खाली रिडक्शन का। अब अगर आप IUPAC कन्वेंशन के हिसाब से देखें तो IUPAC ने रिकमेंड किया है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एक्सप्रेस किया जाना चाहिए ओनली एज रिडक्शन पोटेंशियल्स। अब अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल्स की बात करेंगे बेटा, तो यहां से आगे जब भी मेरे मुंह से बात भी निकलेगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो आप याद रखना आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द रिडक्शन पोटेंशियल। सो नाउ ऑनवर्ड्स आई विल बी ओनली टॉकिंग अबाउट द रिडक्शन पोटेंशियल। फाइन। सो दो तीन बातें आपने याद रखी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक ऐसी प्रॉपर्टी है दैट मेजर्स द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड ईदर टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। ये दो तरह का होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दैट मेजर्स द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल दैट मेजर्स द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स। तीसरी बात आपने सीखी, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बराबर बराबर होते हैं लेकिन विद द ऑपोजिट साइन, व्हिच मींस दैट दे हैव गॉट द इनवर्स रिलेशनशिप विद ईच अदर। और लास्ट बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को एक्सप्रेस किया जाता है एज रिडक्शन पोटेंशियल्स, प्रेफरेबली एज फार एज द IUPAC रिकमेंडेशंस आर कंसर्न। ठीक है। उसके बाद एक और चीज आप याद रखोगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मे बी 3 मार्क का क्वेश्चन अलग से आ जाए, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहली बात याद रखिएगा बेटा, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड पे। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स या डिफरेंट एलिमेंट्स जो है उनकी डिफरेंट टेंडेंसीज होती है टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। जैसे जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हमारे पास पीरियोडिक टेबल में है, जैसे कि आप अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करेंगे, दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, राइट। दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स, तो उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल कम। जबकि अगर हम हेलोजेंस की बात करेंगे बेटा, उनकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स, तो उनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम। तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड पे। दूसरा, ये डिपेंड करता है बेटा अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn पॉजिटिव आयंस, राइट। तो जिन आयंस के साथ आपका इलेक्ट्रोड मौजूद है, तो उन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में क्या है उस बात पे भी डिपेंड करता है। और याद रखिएगा कि रिडक्शन पोटेंशियल जो है इट हैज गॉट डायरेक्ट रिलेशनशिप विद Mn पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। जितना आप इस कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं उतना रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। कैसे, उसके लिए इस वक्त जो है बेटा कोई टाइम नहीं है, आपको बस इतना देखना है कि कौन कौन से फैक्टर लिखने हैं। तीसरी बात याद रखिएगा, दैट इज टेम्परेचर, जिस पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। और याद रखें रिडक्शन पोटेंशियल जो है ये टेम्परेचर के साथ बिल्कुल इनवर्स रिलेशनशिप रखता है। जब किसी एलिमेंट का आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं या किसी इलेक्ट्रोड का टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं, उसके लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता है, दैट ऑटोमेटिकली मींस रिडक्शन पोटेंशियल घट जाता है। सो टेम्परेचर बढ़ाने से रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। ये 3 फैक्टर्स। और जो हमारे पास गैसियस इलेक्ट्रोड्स हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया, क्लोरीन इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है, गैसियस इलेक्ट्रोड्स में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ये डिपेंड करता है प्रेशर पे भी। ठीक है,
ये प्रेशर ऑफ द गैस पे भी डिपेंड करता है, लेकिन इसमें आप मेंशन करोगे इट अफेक्ट्स ओनली इन द गैसियस इलेक्ट्रोड्स, और किसी गैसियस इलेक्ट्रोड में प्रेशर की रिडक्शन पोटेंशियल के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप और कहीं पे जो है बेटा इनवर्स रिलेशनशिप, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास आगे किन किन फैक्टर्स पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स डिपेंड करते हैं। इसके साथ साथ एक और टर्म आपके पास आती है, दैट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको बेटा ई नॉट लिखा जाता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके माने क्या है, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रोड्स बहुत सारे हैं, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उनके कंपाउंड्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स आपके पास बनेंगे, और अलग अलग कंडीशंस में अगर एक एक इलेक्ट्रोड लिया जाए तो एक इलेक्ट्रोड के लिए हजारों वैल्यूज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के बनेंगे। तो कितना याद रखेंगे हम, कितने इलेक्ट्रोड्स के कितने पोटेंशियल वैल्यूज याद रखेंगे? इसलिए हमने क्या किया, सारे इलेक्ट्रोड्स के लिए एक स्पेशल कंडीशन को आपने फिक्स कर दिया। वो स्पेशल कंडीशंस को हम स्टैंडर्ड कंडीशंस कहते हैं। उसमें हमने क्या करना पड़ता है, उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस हम लेते हैं दैट इज कंसिडर्ड टू बी 1 मोलर। उसमें जो टेम्परेचर लिया जाता है दैट्स टेकन टू बी 298 केल्विन, और अगर गैसियस इलेक्ट्रोड है उसमें गैस का प्रेशर लिया जाता है 1 एटमॉस्फेयर। इन कंडीशंस को बेटा स्टैंडर्ड कंडीशंस कहा जाता है। और जब आपने ये कंडीशंस को स्पेसिफाई किया और एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड आपने लिया, तो एक इलेक्ट्रोड का इन कंडीशंस में एक ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू हो सकता है, राइट। एक इलेक्ट्रोड का इन कंडीशंस में एक ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू हो सकता है, और उस वैल्यू को हम कहते हैं बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। और हम जिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के बारे में इस चैप्टर में बात करते हैं, दे आर एक्चुअली द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज, या जिनको हम कहते हैं बेटा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, या जिनको हम शॉर्टकट में एसआरपी वैल्यूज के नाम से जानते हैं। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या क्या मेंशन करोगे? डेफिनेशन पार्ट, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों के बीच में रिलेशनशिप। उसके बाद जो है बेटा इसको कन्वेंशनली लिया जाता है एज रिडक्शन पोटेंशियल ओनली। फिर उसके बाद किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो आपने बिल्कुल ब्रीफ लिखना है। और उसके बाद स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अगर उसके बारे में कोई चीज पूछी गई है बेटा तो याद रखें, इन कंडीशंस में अगर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे, एक ही वैल्यू इलेक्ट्रोड का बनता है जिसको हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं, एसआरपी कहा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद जो है एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इस चैप्टर में असल में डिस्कस करनी पड़ती है, दैट इज अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, अब क्या हुआ, जितने भी सारे इलेक्ट्रोड्स हमारे पास हैं, इन सारे इलेक्ट्रोड्स के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स इवैल्यूएट किए गए और एलिमेंट्स को अरेंज किया गया इन द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसआरपी वैल्यूज। The arrangement of elements in the decreasing या increasing order of SRP values जो है, उस particular arrangement को बेटा electrochemical series कहा जाता है। So electrochemical series क्या है? It is basically the arrangement of electrodes, right? It is the arrangement of electrodes या arrangement of elements in the order, चाहे increasing order लें चाहे decreasing order लें, in the order of SRP values। ठीक है, इन द ऑर्डर ऑफ एसआरपी वैल्यूज। और अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसआरपी वैल्यूज, यानी कि पहले वो लिखेंगे जिसका एसआरपी सबसे ज्यादा है, तो सबसे टॉप पे जो है आपके पास बेटा फ्लोरीन आता है। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर एलिमेंट्स को हम अरेंज करेंगे इन द डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एसआरपीज, तो सबसे टॉप पे हमारे पास जो है फ्लोरीन आता है विद द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ 2.87 वोल्ट्स, और सबसे नीचे जो हमारे पास आता है दैट इज एक्चुअली द लिथियम। ये लिथियम का एसआरपी हो गया और विद द इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ 3.05 वोल्ट्स या 3 वोल्ट्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, और बीच में जो आपके पास है बेटा वो हाइड्रोजन आता है, और हाइड्रोजन के बारे में आप जानते हैं कि इसका जो एसआरपी होता है दैट्स टेकन टू बी 0, राइट। H पॉजिटिव H2, इसका एसआरपी जो है दैट्स टेकन टू बी 0.0 वोल्ट। और जो भी इलेक्ट्रोड्स हाइड्रोजन से फ्लोरीन के बीच में आते हैं, इनका एसआरपी वैल्यू जो होता है दैट इज पॉजिटिव, और जो भी इलेक्ट्रोड्स हाइड्रोजन से लिथियम की तरफ आते हैं, इनका जो एसआरपी वैल्यू होता है बेटा दैट इज एक्चुअली नेगेटिव, राइट।
तो ये आपके पास ये जो अरेंजमेंट इलेक्ट्रोड्स का है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसआरपी या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसआरपी वैल्यूज, इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। अगर एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी वैल्यूज, फ्लोरीन टॉप करेगा विद द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ +2.87, जबकि आपका लिथियम जो है बेटा दैट विल कम एट द बॉटम विद द एसआरपी वैल्यू ऑफ -3.05 वोल्ट। हाइड्रोजन बीच वाली पोजीशन लेगा, हाइड्रोजन से ऊपर फ्लोरीन की तरफ पॉजिटिव वाले और हाइड्रोजन से नीचे लिथियम की तरफ जो है नेगेटिव वाले एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, ये आपके पास ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है। उसके बाद जो है बेटा कम से कम इसकी 3 एप्लीकेशंस पे आपकी नजर होनी चाहिए, कम से कम 3 एप्लीकेशंस पे इसकी नजर होनी चाहिए। सबसे पहले क्योंकि आपको यह पूछा जाएगा व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, व्हाट आर इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, कम से कम 3 एप्लीकेशंस पे आपकी नजर होनी चाहिए। सबसे पहले जो है बेटा इट टू प्रिडिक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, ये हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कर सकते हैं। आपको पता है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है। अब कॉमन सेंस की बात सुनिए, अगर रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, अगर रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, ठीक है, जितनी आसानी से लूज करेगा उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बनता है। ठीक है, तो उसके बाद मैं लिखूंगा कि जो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है that loses electrons easily, stronger reducing agent इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर देता है, stronger reducing agent इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से लूज कर देता है। और जितना किसी एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा यानी कि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, इट मींस उसकी ज्यादा टेंडेंसी होगी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स। सो आई कैन से हायर द एसओपी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, lower will be the SRP, right? Higher the SOP, greater will be the tendency of a species to lose the electrons, more stronger will be the reducing agent. मगर जिसका SOP ज्यादा होता है उसका SRP कम होगा। तो I can say कि जो strength of reducing agent हुआ करता है बेटा, it is directly proportional to SOP या it is inversely proportional to SRP। ठीक है, तो जिसका SOP ज्यादा, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, उसकी टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन ज्यादा, वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। मगर जिसका SOP ज्यादा होता है उसका SRP कम होता है। तो जिसका SRP कम होगा वो आपके पास जो है स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा, जिसका SRP ज्यादा होता है वो वीकर रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। बिल्कुल इसके बरक्स जो स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ करती है, it's directly proportional to SRP but it is inversely proportional to SOP and very simple। जिसका SRP ज्यादा होगा उसकी ज्यादा टेंडेंसी होगी to gain the electrons, जिसकी ज्यादा टेंडेंसी होती है to gain the electrons that's taken to be the more stronger oxidizing agent। fine, तो strength of oxidizing agent is directly proportional to SRP या inversely proportional to SOP। अब आपने क्या करना है, अगर आपने एलिमेंट्स को अरेंज किया है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसआरपीज, तो आप ये लिख सकते हैं बेटा जितना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कोई भी रेडॉक्स कपल ऊपर की तरफ होगा यानी कि टुवर्ड्स फ्लोरीन, तो दैट विल बी द स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जितना वो नीचे की तरफ होगा दैट विल बी द स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। राइट, तो ये आपको एप्लीकेशन में लिखना है और आप कंपेयर कर सकते हैं कौन स्ट्रॉन्गर कौन वीकर एज फार एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज कंसर्न। उसके बाद मैं एप्लीकेशन नंबर 2 की बात करूंगा बेटा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें और कहां लगती है, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, कैलकुलेशन ऑफ E0 सेल। ठीक है, मैं थ्योरेटिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे नजर मार के कोई भी 2 इलेक्ट्रोड्स को जो है बेटा सोचता हूं और उसके बाद ये सोचता हूं कि अगर मैं इन 2 इलेक्ट्रोड्स को आपस में जोड़ दूं तो जो सेल बनेगी उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम सेल ईएमएफ कहते हैं, उसको लिखते हैं E0 सेल से। यू नो, जब भी आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं इट्स ऑलवेज टेकन एज E0 हायर माइनस वी हैव E0 लोअर। यानी जब भी आप पोटेंशियल डिफरेंस देखना चाहते हैं जिसको आप सेल ईएमएफ कहते हैं इन द सेल, वो सेल ईएमएफ कितना ज्यादा या कितना कम होगा, अगर आप वो देखना चाहते हैं बेटा, उसके लिए जो आपने 2 इलेक्ट्रोड्स को आपस में सोचा है कि अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से इन 2 इलेक्ट्रोड्स की सेल बनाऊं, ठीक है, उनमें से जिसका एसआरपी ज्यादा होगा माइनस जिसका एसआरपी कम होगा, दोनों का डिफरेंस आपको बता सकता है बेटा उनका E0 सेल क्या होगा। इस तरह से कोई भी सेल डिजाइन किए बगैर आपने थ्योरेटिकली E0 सेल जो है एक सेल का इवैल्यूएट किया
विदाउट डूइंग इट एक्सपेरिमेंटली, विदाउट डूइंग इट प्रैक्टिकली। ये कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, राइट बेटा। उसके बाद जो तीसरी एप्लीकेशन है जो कम से कम आपको बेटा इसके बारे में याद रखनी है एज फार एज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज कंसर्न, दैट इज अबाउट द नेचर ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन। नेचर ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन, एक रिडॉक्स रिएक्शन जो है whether that redox reaction will be spontaneous या that redox reaction will be non spontaneous, ठीक है। तो उसमें आपको बस इतना देखना है कि अगर आप किसी रिडॉक्स रिएक्शन पे नजर मारें, आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को यूज करके देख सकते हो क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस। मिसाल के तौर पर मैं दो रिएक्शंस लिखूंगा बेटा, एक आई विल राइट Cu2 पॉजिटिव प्लस वी हैव H2, it gives me Cu solid plus we have got twice H positive। और दूसरी रिएक्शन में लिखूंगा बेटा it's about Zinc2 positive plus we have H2, it is actually giving me zinc solid plus we have twice H positive, right। इनमें से कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, यानी कि जो खुद से कैरी आउट हो सकती है, और कौन सी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है जो खुद से कैरी आउट नहीं हो सकती, वो आप आराम से डिसाइड कर सकते हैं बेटा फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस। वो कैसे, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। सी, आपको पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिसका एसआरपी ज्यादा होगा, इट हैज टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द स्पीशीज जिसका एसआरपी कम होगा। तो अगर आप जिंक कॉपर 2 पॉजिटिव की बात करेंगे, जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे नजर मारती है वहां पे इसका जो एसआरपी निकलता है दैट इज 0.34 वोल्ट, जबकि हाइड्रोजन का एसआरपी जो है दैट इज 0.0 वोल्ट। क्योंकि कॉपर का एसआरपी ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो कॉपर हैज स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स। तो जब भी कॉपर 2 पॉजिटिव के सामने हाइड्रोजन होगा वो आराम से उससे इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा, क्योंकि कॉपर जो है बेटा इसका एसआरपी हाइड्रोजन से ज्यादा है। इस तरह से ये रिएक्शन खुद ब खुद कैरी आउट होगी, ऐसी रिएक्शन को आप स्पॉन्टेनियस कह सकते हैं। लाइकवाइज अगर आप दूसरी रिएक्शन की बात करेंगे, जिंक का एसआरपी जो होता है दैट इज -0.76 वोल्ट, जबकि हाइड्रोजन का एसआरपी मैंने कहा 0.0 वोल्ट होता है। तो यहां पे जिंक इलेक्ट्रॉन्स गेन करता दिखाई दे रहा है, जबकि हाइड्रोजन यहां पे लूज करता दिखाई दे रहा है। जिंक तभी गेन कर सकता था खुद से फ्रॉम हाइड्रोजन अगर जिंक का एसआरपी हाइड्रोजन से ज्यादा होता, मगर जिंक का एसआरपी तो हाइड्रोजन से कम है, तो इसलिए जिंक खुद से इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं कर सकता। ये रिएक्शन खुद से कैरी आउट नहीं हो सकती। जो रिएक्शन खुद ब खुद कैरी आउट ना हो जाए उसको बेटा आप नॉन स्पॉन्टेनियस कहते हैं। इस तरह से आपने इन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देखा, फिर कॉन्सेप्ट यूज किया कि जिसका एसआरपी ज्यादा है वो गेन करना चाहिए, जिसका एसआरपी कम है वो लूज करना चाहिए। पहले केस में आपने देखा वही हुआ है तो स्पॉन्टेनियस हो गई। दूसरे केस में आपने उल्टा हुआ है, यहां पे Zinc2 पॉजिटिव जो है वो जिंक लूज करना चाहिए टुवर्ड्स हाइड्रोजन, मगर ये दिखा रहा है कि जिंक गेन कर रहा है फ्रॉम हाइड्रोजन, व्हिच इज नॉट कॉन्सेप्चुअली पॉसिबल। इस तरह से बेटा ये वाली रिएक्शन जो है दैट शुड नॉट टेक प्लेस बाय इटसेल्फ, इट हैज टू बी नॉन स्पॉन्टेनियस। ये तीन एप्लीकेशन जो है ये काफी है, एक आध और भी करना चाहे उसमें भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एप्लीकेशंस के बाद हम नॉर्नेस्ट इक्वेशन की बात करते हैं, ठीक है। और नॉर्नेस्ट इक्वेशन आप जानते हैं बेटा कि ये एक ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशन है दैट एक्चुअली गिव्स यू द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स या सेल पोटेंशियल्स, राइट। तो आपको नॉर्नेस्ट इक्वेशन अलग से पूछी जाएगी, या तो आपको पूछी जाएगी बेटा क्या बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए, या तो पूछी जाएगी आपको सेल पोटेंशियल के लिए, ठीक है। सबसे पहले जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे कि रिडक्शन पोटेंशियल के लिए एट एनी कंडीशन, एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, एट एनी टेम्परेचर आपके पास बेटा नॉर्नेस्ट इक्वेशन क्या रहती है। मैथमेटिकल फॉर्म सीधा आपको पता है कि ई रेड जो आसान बराबर ई नॉट रेड माइनस वी हैव 2.303 RT divided by NF, then we have got okay जी RT divided by NF, then we have got log of, ठीक है। अब इसमें आपको याद रखना है it's about the concentration of a reduced form divided by the concentration of oxidized form, ठीक है। जब आप रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करते हैं तो ऊपर आता है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, नीचे आता है रिड्यूस्ड फॉर्म। बट दिस इज द फॉर्मेट जो आप असल में नॉर्नेस्ट इक्वेशन का बताते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। तो आपको बस उसमें 1 मार्क का ये सवाल आता है, राइट द नॉर्नेस्ट इक्वेशन
for the calculation of electrode potential of an electrode at any concentration and temperature। तो ये आपके पास नर्नेस्ट इक्वेशन है। इस नर्नेस्ट इक्वेशन में E रेड रिप्रेजेंट करेगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ये E नॉट रेड आपको पता है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, 2.303 कांस्टेंट है, R आपको पता है गैस कांस्टेंट है, T इज द टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे आपने इलेक्ट्रोड लिया हुआ है, N आपको पता है कि इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जिंक वाले इलेक्ट्रोड में जिंक 2 पॉजिटिव से जिंक में 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते थे, कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते थे। इसी तरह से बेटा Ag पॉजिटिव Ag में 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, तो ये N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द सेल रिएक्शन या हाफ सेल रिएक्शन। F जो आपको पता है फैराडेज कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कितना होता है 96,500 कूलम पर मोल। फाइन। और उसके बाद रिड्यूस्ड फॉर्म कौन सी, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म कौन सी, वो आपने देखना पड़ेगा। अब आपके पास बेटा इस पर्टिकुलर इक्वेशन को अगर हम 298 केल्विन पे लेते हैं तो 298 केल्विन पे 2.303 भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट, टेम्परेचर अब 298 केल्विन हो गया, F भी कांस्टेंट, ये वैल्यू जो है इट कम्स आउट टू बी 0.0591। तो अकॉर्डिंगली आपके पास जो नर्नेस्ट इक्वेशन आएगी बेटा फॉर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड दैट विल बी E naught red minus we have 0.0591 divided by N, then we have log of it is the concentration of reduced form divided by concentration of oxidized form। और अगर किसी का कुछ stoichiometric coefficient है for example x and y, वो stoichiometric coefficient जो है बेटा वो भी आपने वहां पे as power लेना पड़ेगा। फाइन। सो दिस वाज समथिंग अबाउट नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रोड हुआ क्या करती है। अब यही इक्वेशन जो है आपको मेटल आयन इलेक्ट्रोड के लिए अक्सर पूछी जा सकती है। ठीक है, तो फॉर मेटल आयन इलेक्ट्रोड अगर हमें नर्नेस्ट इक्वेशन पूछी गई फॉर मेटल आयन इलेक्ट्रोड तो रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, वहां पे Mn पॉजिटिव जो एक्वियस सोल्यूशन का होता है वो N इलेक्ट्रॉन्स गेन करके मेटल सॉलिड बना लेता है। ठीक है, तो अगर हमें रिडक्शन पोटेंशियल के लिए नर्नेस्ट इक्वेशन पूछी गई तो रिडक्शन पोटेंशियल में आपके पास बेटा ये आपके Mn पॉजिटिव जो है ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है और M सॉलिड जो है ये आपकी रिड्यूस्ड फॉर्म है। तो इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए जब आप नर्नेस्ट इक्वेशन लिखेंगे सो E रेड विल बी इक्वल टू E नॉट रेड, देन वी हैव माइनस 0.0591 डिवाइड बाय इसमें N इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, देन वी हैव लॉग ऑफ रिड्यूस्ड फॉर्म। क्योंकि रिड्यूस्ड फॉर्म आप देखें यहां पे मेटल सॉलिड है और आप जानते हैं सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए कॉन्सेंट्रेशन लिया जाता है 1, तो इसके बदले में आप लेंगे 1 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn पॉजिटिव जो है वो आपके पास बेटा डिनोमिनेटर में ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है आप नर्नेस्ट इक्वेशन लिखेंगे किसके लिए बेटा, दैट इज फॉर द ऑक्सीडाइज, दैट्स फॉर द इलेक्ट्रोड। फाइन। सेम इसी तरह की नर्नेस्ट इक्वेशन जो है आपको लिखनी पड़ सकती है बेटा फॉर द व्हाट वी कॉल एज सेल पोटेंशियल एज वेल, मगर उसमें आप इस चीज का ख्याल रखेंगे बेटा कि जब आप नर्नेस्ट इक्वेशन सेल पोटेंशियल के लिए लिखेंगे तो वहां पे आपका सेम इक्वेशन करीबन आता है एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, वहां पे आपके पास ये आता है असल में log of concentration of products divided by the concentration of reactants। let's have that। मगर इससे पहले कि मैं नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर सेल पोटेंशियल की बात करूंगा उसमें इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि एक तो ये नर्नेस्ट इक्वेशन किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए पूछी जा सकती है, एंड नंबर 2 एक हल्की फुल्की छोटी सी न्यूमेरिकल जो है बेटा आप इस पे प्लीज सॉल्व करना ना भूलें, उन पे थोड़ा सा आप ख्याल रखिएगा। ठीक है, बहरहाल उसके बाद नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर सेल पोटेंशियल क्या आएगी, नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर सेल पोटेंशियल क्या आएगी। ठीक है, तो सेल पोटेंशियल जो होता है दैट विल बी इक्वल टू E नॉट सेल। ठीक है, माइनस सेम थिंग 2.303 RT divided by NF, then we have log of its concentration of products divided by concentration of reactants with each concentration term raised to power its stoichiometric coefficient। फाइन। और अगर हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन को भी 298 केल्विन पे लेते हैं तो उसमें भी ये जो 2.303 RT डिवाइडेड बाय NF बनता है बेटा, NF नहीं F, इट कम्स आउट टू बी 0.0591। फॉर ऑल प्रैक्टिकल कैलकुलेशन जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे आप इसको बेटा 0.06 लेंगे टू ईज आउट योर कैलकुलेशंस। ठीक है, सो E सेल जो है that will be equal to E naught cell minus 0.0591 divided by N,
then we have log of concentration of products divided by concentration of reactants with each term raised by its stoichiometric coefficient. ये आपके पास इक्वेशन बनती है जिसको नर्नेस्ट इक्वेशन कहा जाता है बेटा फॉर द सेल पोटेंशियल. अगेन इसको कैसे किसी सेल के लिए लिखा जाएगा, मिसाल के तौर पर आपको पूछा गया हो कि डेनियल सेल के लिए आप नर्नेस्ट इक्वेशन लिखिए फॉर द सेल पोटेंशियल. तो डेनियल सेल में आपको पता है कि वहां पे सेल रिएक्शन क्या होती है, वहां पे आपका जिंक सॉलिड कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वियस के साथ रिएक्ट करके कॉपर सॉलिड प्लस वी हैव जिंक 2 पॉजिटिव एक्वियस बना लेता है. ठीक है, ये आपको पता है. अब ये आपके पास बेटा प्रोडक्ट्स हो गए, ये आपके पास जो है रिएक्टेंट्स हो गए. ठीक है, अब जब आप इस डेनियल सेल के लिए सेल पोटेंशियल की इक्वेशन बनाएंगे तो आपके पास बेटा सेल पोटेंशियल की इक्वेशन यूं बनेगी, ई सेल जो है दैट हैज टू बी इक्वल टू ई नॉट सेल. फाइन, देन वी हैव गॉट माइनस 0.0591. इस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है. जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर में कन्वर्ट होते हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा. सो 2 इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड, तो n का वैल्यू बनेगा 2. देन वी हैव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स में सिर्फ आएगा जिंक 2 पॉजिटिव बिकॉज कॉपर आपके पास है सॉलिड्स का कंसंट्रेशन लिखा जाता है 1 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स में से सिर्फ आएगा बेटा Cu2 पॉजिटिव, क्योंकि जिंक यहां पे सॉलिड है उसका कंसंट्रेशन लिया जाएगा 1. अगेन एक हल्की फुल्की न्यूमेरिकल जो है उसको देखना ना भूलिएगा. देयर इज अ पॉसिबिलिटी एक छोटी सी प्रॉब्लम जो है सेल पोटेंशियल पे आ सकती है यूजिंग द नर्नेस्ट इक्वेशन. ठीक है, और तीसरा कंपोनेंट जो नर्नेस्ट इक्वेशन का आपको पूछा जाता है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूजिंग नर्नेस्ट इक्वेशन या फ्रॉम नर्नेस्ट इक्वेशन. वो देखिए आप, अगर फॉर एग्जाम्पल हम अपनी डेनियल सेल की बात करेंगे, डेनियल सेल में आपके पास ये जिंक रॉड थी, इट वाज इन कांटेक्ट विथ 1 मोलर पर्टिकुलरली जिंक 2 पॉजिटिव आयंस, और यहां पे आपके पास कॉपर रॉड थी, इट वाज इन कांटेक्ट विथ 1 मोलर Cu2 पॉजिटिव आयंस. ठीक है, अब क्या होता है, इनिशियली इसका जो पोटेंशियल है दैट इज -0.76 वोल्ट, दैट इज इट्स एसआरपी वैल्यू, और इसका जो अपना एसआरपी वैल्यू है वो भी मैंने आपसे कहा बेटा दैट इज 0.34 वोल्ट. और अगर इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाए तो कॉपर हायर पोटेंशियल पे है नंबर लाइन के हिसाब से, ये नंबर लाइन पे आपका 0 पोटेंशियल हो गया, कॉपर इज एट हायर पोटेंशियल ऑफ +0.34 वोल्ट एंड जिंक जो है दैट इज एट लोअर पोटेंशियल ऑफ -0.76 वोल्ट. और अगर इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे दैट्स 1.1 वोल्ट. लेकिन आपने देखा फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कि इलेक्ट्रो रिडक्शन पोटेंशियल जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ Mn पॉजिटिव आयंस. सो विद टाइम आपको पता है कि वर्किंग फेज के दौरान जिंक 2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया था, क्योंकि जो रिडक्शन पोटेंशियल है इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव फॉर जिंक इलेक्ट्रोड. एंड विद टाइम वर्किंग फेज के दौरान जब जिंक 2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन बढ़ जाता है बेटा तो रिडक्शन पोटेंशियल जो जिंक का है वो इंक्रीज होता है. इंक्रीज होने का मतलब ये है इट एक्चुअली बिकम्स लेस नेगेटिव, राइट, इट एक्चुअली बिकम्स लेस नेगेटिव, वही होता है इंक्रीज होना. जबकि यहां पे कॉपर 2 पॉजिटिव की रिडक्शन के बाद Cu2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कम होता है, जिसकी वजह से कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा वो घटेगा, क्योंकि कॉपर का जो अपना रिडक्शन पोटेंशियल है दैट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Cu2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन. जब यहां पे Cu2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन घटने लगा तो इसका एसआरपी घटेगा, तो 0.34 से घटने का मतलब यह है बेटा ये टुवर्ड्स 0 आ रहा है, और इसका बढ़ने का मतलब होता है ये टुवर्ड्स पॉजिटिव आ रहा है. अब अगर ये टुवर्ड्स पॉजिटिव आता चला गया, ये टुवर्ड्स नेगेटिव आता चला गया, तो एक वक्त ऐसा आता है बेटा जब इन दोनों का पोटेंशियल इसका इतना बढ़ता है, इतना घटता है, इतना बढ़ता है, इतना घटता है कि दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट बिकम्स 0. उस पर्टिकुलर स्टेज पे जब दोनों इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल सेम हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, उस पर्टिकुलर स्टेज पे बेटा करंट चलना बंद हो जाता है, नेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है बेटा वो रुक जाता है, और आपकी रिएक्शन जो है उसमें इक्विलिब्रियम आता है. और वो इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, इक्विलिब्रियम विल बी लाइक दिस वन, जो इससे पहले आपका जिंक एटम, जिंक सॉलिड जो है, जो इससे पहले कन्वर्ट होता था बेटा इनटू जिंक 2 पॉजिटिव और कॉपर 2 पॉजिटिव कन्वर्ट होता था इनटू कॉपर, अब यही रिएक्शन जो है बेटा इक्विलिब्रियम में आ जाती है और आपका
अब दोनों जो है एक ही पेस पे एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं और इस पर्टिकुलर स्टेज पे आप कह सकते हैं रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। और अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो इस स्टेज पे आप क्या कहेंगे कि आपका जो सेल पोटेंशियल यहां पे है बेटा, दैट सेल पोटेंशियल एक्चुअली बिकम्स इक्वल टू 0, और इस पर्टिकुलर स्टेज पे जो रिएक्शन कोशेंट Q होता है दैट बिकम्स इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जहां तक नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर सेल पोटेंशियल की बात थी, जो मैंने यहां पे आपसे कहा बेटा दैट इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, इस रेशो को आप जानते हैं, इसको जो है Q भी कहा जाता है, रिएक्शन कोशेंट भी कहा जाता है। और यही रेशो अगर इक्विलिब्रियम पे होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, इसी रेशो को इक्विलिब्रियम पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कहा जाता है। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं बेटा कि इस इक्वेशन में हम दो चेंजेस ला सकते हैं, एक तो सेल पोटेंशियल बनेगा 0, दूसरा रिएक्शन कोशेंट जो है दैट बिकम्स इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हमारे पास जो नर्नेस्ट इक्वेशन सेल पोटेंशियल की थी, E cell was equal to E naught cell, then we had minus 2.303 RT divided by NF, right? Then we had log of Q, और अब जाके जो है बेटा फिलहाल Q रखेंगे, उसके बाद में इक्विलिब्रियम पे लूंगा। तो इक्विलिब्रियम पे क्या चेंज आएगा, एक तो ये सेल पोटेंशियल बनेगा 0, दूसरा ये Q जो है ये K के बराबर आ जाएगा। सो आई कैन से 0 इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ गया E नॉट ऑफ सेल minus 2.303 RT divided by NF, then we have got log of equilibrium constant. फाइन बेटा, अब यहां पे अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन निकालना चाहेंगे, ये टर्म यहां पे आके प्लस बनेगी, सो E नॉट सेल विल बी इक्वल टू, you go 2.303 RT divided by NF, then we have got log of equilibrium constant. इस तरह से बेटा आपके पास जो है ये तरीका रहता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का यूजिंग नर्नेस्ट इक्वेशन, राइट।